नई शामी हुकूमत पर हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। बशार अल असद के हामियों ने दमिश्क को वापस लेने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इसके साथ साथ इसराइल ने गजा में और लबनान पर हमले तेज कर दिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब इसराइल के वजीर ने बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा कंपाउंड के अंदर एक यहूदी इबादतगाह बनाने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक तशवीश की नई लहर दौड़ खड़ी हुई है। और ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए बशार अल असद की हुकूमत के बारे में, तो उनके खात्मे के बाद सब ये सोच रहे थे कि बशार अल असद का साथ देने वाला, उनका हिमायती कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये खबरें भी मौजूद थी कि उनकी कुछ फोर्सेज, उनके हामी मौजूद हैं शाम के अंदर, दमिश्क के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जो कि रूपोश हो चुके हैं। और ये ऐलान किया जा रहा था, ऐलान तो नहीं किया जा रहा था बल्कि ये खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में रिटेलिएशन आएगी, जवाब आएगा और वापस लेने की कोशिश की जाएंगी। और ये जो नई शामी हुकूमत है, जो पहले कभी बागी थे लेकिन अब शाम का इक़्तिदार संभाल रहे हैं, इनके खिलाफ हिकमत अमली अपनाई जाएगी और फिर इनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। ताज़ा तरीन नाज़रीन आपको खबर से इस वक्त हम आगाह करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त शाम की सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। और कशीदा इस वजह से हो चुकी है कि शाम में बशार अल असद के हिमायती, उन्होंने एम्बुश लगाई थी और एम्बुश लगाकर उन्होंने हमला कर दिया है। किस पर? बशार अल असद के मुखालिफिन पर, नई शामी हुकूमत पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा, बल्कि अभी अगर एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 14 हलाकतों की खबर इस वक्त आ रही है। लेकिन हलाकतों की तादाद बढ़ने का भी अंदिया दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर जख्मियों की बात की जाए तो 10 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। मतलब शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा नहीं हुआ। यह कहा जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से, वो छुप कर बैठे थे, वो रुपोश होकर बैठे थे, वो अब खामोश नहीं बैठेंगे। और एक नई जंग और एक नई कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई और जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर दोबारा से बागी अब बशार अल असद होगा, उनके हिमायती होंगे और नई शामी हुकूमत जो कि इख्तिदार में इस वक्त मौजूद है, उनका मुकाबला होगा। तो ये अब क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि शाम इस वक्त उस क्रिटिकल सिचुएशन में मुब्तला है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि पूरे शाम के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुजाहिरे भी शुरू हो चुके हैं। शाम में कल क्रिसमस की तकरीब के बाद मुजाहिरे शुरू हुए, जिनके अंदर मुख्तलिफ झड़पें हुई, जिनके अंदर हलाकतों की अफवाहें आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से लोग हलाक हो चुके हैं, जख्मियों की इतलात मौजूद हैं। और किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? अक़लियती बरादरी, अलवी को, उनकी इबादत गाहों को और उनके जो मज़ारात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये वही माइनॉरिटीज़ हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करता था नई शामी हुकूमत का सरबराह, ये तहरीर शाम का सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये वही शामी हुकूमत का नया सरबराह है जो इन अक़लियतों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता था, जो कि अपने माजी से पीछे हट जाने की बात करता था कि हम अब वो माजी की तरह नहीं रहे, हम तब्दील हो चुके हैं, हमसे किसी को कोई ख़तरा नहीं है, हमसे क्रिश्चियनिटी को कोई ख़तरा नहीं है, हमसे यहूदियों को कोई ख़तरा नहीं है, हमसे माइनॉरिटीज़ को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही शामी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अभी लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं, उन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मज़ारात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि कहाँ गए वो आपके वादे, कहाँ गए वो आपके दावे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अमेरिका ने बहुत जल्द कर दी है, बहुत जल्दी कर दिया उन पर से पाबंदी हटाने में। उनको बहुत जल्दी थी कि ये तहरीर शाम के सरबराह को वो दहशतगर्दों की फहरिस्त से हटाने की, उन पर से पाबंदियाँ उठाने की, और वो बहुत जल्दी इनका साथ दे रहे हैं। तो लिहाजा मगरिब की हिमायत बहुत से सवालात खित्ते में इस कशीदगी की वजह से जन्म दे रही है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस वक्त ये खित्ते के अंदर जो कशीदगी शुरू हो चुकी है। एक जानिब नाज़रीन शाम के अंदर कशीदगी बढ़ चुकी है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक नई तशवीश की लहर दौड़ उठी है। और वो किस लिए? कि उनकी कौमी सलामती के वजीर इतमीर बिन गौर वो मस्जिद अक्सा के अंदर, उसके अंदरूनी कंपाउंड के अंदर धावा बोलते हैं अपने फोर्सेस के साथ, अपनी फौजियों के साथ उनको तैनात करते हैं अंदरूनी सहन के अंदर, और फिर दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है उन्हीं सहूनी फोर्सेस को, फौजियों को। और फिर वहां पर इबादत की जाती है, अपने तर्ज की इबादत की जाती है। और फिर यह ऐलान कर दिया जाता है कि हम यहां पर सिनागॉग बनाएंगे, एक यहूदी इबादत गाह बनाएंगे। ऐलान कर दिया जाता है खुलम खुला और धावा बोल दिया जाता है उन तमाम तर इलाकों पर। और फिर मस्जिद अक्सा के अंदर जिस तरीके से उस अहाते के अंदर एंट्री की जाती है और एक पैगाम दिया जाता है उम्मत मुस्लिमा को, ये इंतहाई सोचने की बात है नाजरीन। और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सोच रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खामोश है। इसकी अगर बात की जाए, सिर्फ यही नहीं,
مسجد اقصی کے اندر تو انہوں نے یہ عبادت گاہ بنانے کی بات کر دی ہے، لیکن غزہ کے اندر مظالم جو ہے وہ اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ صحافی بھی ان مظالم سے محفوظ نہیں ہے۔ 5 صحافیوں کو ناظرین ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ جل کر شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ بھائی ان میں سے ایک صحافی کا بھائی جو کہ اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرا بھائی ان میں موجود ہے، اس گاڑی میں موجود ہے۔ ان کا بھائی وہ صحافی پریس گاڑی کے اوپر لکھا تھا۔ ناظرین اندازہ لگائیے کہ کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے کہ اب صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو بھی نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو نہیں، ہم صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں، خواتین کو نہیں، بلکہ صحافی بھی ہم سے محفوظ نہیں ہے، اور کوئی اس وقت کچھ نہیں کر رہا۔ بین الاقوامی تنظیمیں خاموش ہے، ان تمام تر مظالم کے باوجود وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اس کا بھائی اپنے 4 کولیگز کے ساتھ پریس کی گاڑی کے اندر، جس پر لکھا ہوا ہے پریس کی گاڑی، پریس لکھا ہوا ہے بڑا بڑا، اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو اسرائیلی فورسز نشانہ بناتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام 5 صحافی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین یہ پچھلے 10 دنوں کے اندر 11 صحافی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں صہیونی فورسز کی مزاحمت کی وجہ سے، صہیونی فورسز کے حملوں کی وجہ سے۔ اور اگر بات کی جائے جب سے یہ نسل کشی شروع کی گئی ہے تو 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے ہیں، یہودی مظالم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہاں گئی وہ بین الاقوامی تنظیمیں؟ اور صرف صحافی اس وقت یہ برداشت نہیں کر رہے، وہ صرف اس حملوں سے دوچار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لبنانی سرزمین، لبنان پر بھی مسلسل وائلیشن کی جا رہی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی مسلسل دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مسلسل دھجیاں۔ اور لبنانی فوج نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلسل جو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، پھر ہم بھی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے باز آنے کی دھمکی دی ہے، کہا اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ہم بھی حملہ کریں گے۔ لیکن دنیا کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس قانون کی، سیز فائر کی خلاف ورزی کون کر رہی ہے، پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ ساؤتھ میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلسل شہروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ٹاؤنز کو، قصبوں کو، وہاں پر جہاں پر سویلین انفراسٹرکچر موجود ہیں، سویلینز موجود ہیں، ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر امت مسلمہ کی بات کی جائے، اس سب صورتحال کے بعد یہ سب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ سب جو مظالم کیے جا رہے ہیں، تو صرف جارڈن، اردن کی جانب سے، ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ انتہا پسندی ہے صہیونی فورسز کی جانب سے۔ یہ ہرگز جو اسلامی وہاں پر عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر جو عیسائی عبادت گاہیں ہیں، ان پر یہودیوں کا، ان کا حق بالکل نہیں ہے۔ وہ خطے کے اندر ایک نیا تسلط اور تقسیم جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اس ارادوں میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا یہ پوری دنیا کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطے کے اندر جو کشیدگی ہے، خطے کے اندر جو افراتفری ہے، اور مڈل ایسٹ میں یہ جو جنگ ہے، اس سب کا مرکز و محور صرف ایک ہے، اور وہ ہے صہیونی حکومت، صہیونی فورسز۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔